राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से आपके एग्जाम्स में 2 क्वेश्चंस तक पूछ लिए जाते हैं। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि फोर्स और प्रेशर वाला, बल और दाब वाला। यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है, लेकिन जिसको समझ है, जिसने इसको अच्छे से समझ रखा होगा, वही उस क्वेश्चंस का आंसर कर पाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सोच समझ के आंसर करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कोई चीज रट लोगे और फिर आप आराम से आंसर कर दोगे। तो स्टार्टिंग में मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूं और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो यहां से 2 क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखना है आप सभी को। ठीक है, पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और बाद में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहां पर करने वाले हैं। लगभग 30 क्वेश्चंस लास्ट में करेंगे थ्योरी पढ़ने के बाद। ओके जी, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फोर्स, बल के बारे में। ठीक है, यहां पर देखिए क्या है कि जो फोर्स और बल है, यानी कि जो आपका बल और दाब है, इसमें न्यूटन की गति का नियम इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, न्यूटन की गति का नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो न्यूटन का पहला जो लॉ है वो क्या है, नियम क्या है? न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही क्लियर हो गई है कि न्यूटन ने कितने नियम दिए हैं? 3 नियम है। टेंशन मतलब हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वाला हो, हिंदी वाला हो, सभी को समझ में आ जाएगा। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रखे हैं वो बाइलैंग्वेज हैं, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। अब देखिए क्या है कि न्यूटन की गति का पहला नियम क्या होता है कि कोई वस्तु जब तक स्थिर रहेगी या नियत गति से चलती रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। जिस प्रकार से आपने स्कूल से आते थे आप और आप अपना बैग रख देते थे, दूसरे दिन जब स्कूल जाते थे तो वहीं से उठा के लेके जाते थे, तो वो वहीं पे रहता था, वो बदलता नहीं था। इसका मतलब यही है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, जहां पर आपने रख दिया वहीं पे रहेगी। इसलिए इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। कि भाई जड़ गई, आपने बोला ना कि इसकी तो जड़ जम गई, तो इसका मतलब है जहां पर वस्तु रख दी, जैसे ये रिमोट है, ये यहां पर रख दिया तो यहीं पे रहेगा जब तक मैं इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा, बाह्य बल नहीं लगाऊंगा कि उठा के इसको दूसरी जगह रख दिया या इसको थोड़ा सरका दिया। तो जब तक ये चीज नहीं करूंगा तब तक वो यहीं पे रहेगी। यही क्या है? न्यूटन का पहला नियम है। न्यूटन का पहला नियम, जिसको जड़त्व का नियम बोला जाता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, और जड़त्व की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने है वो जड़त्व की खोज की थी। ठीक है, किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, उसे जड़त्व कहते हैं। तो ये बात सभी को समझ में आ गई हुई जो बात मैंने बताई है। अब जड़त्व का नियम है वो रेस्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? विराम का जड़त्व, या इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट मतलब विराम अवस्था में आराम से रुकी हुई है, रेस्ट कर रही है, उस समय किसी वस्तु का अपनी विरामावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होना, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट या विराम का जड़त्व। जैसे पेड़ है, वो एक जगह पे ही रहता है। अभी जामुन का मौसम चल रहा था, आम का मौसम चल रहा था, तो क्या है कि पेड़ है वही रहता है, वो अपनी जगह पे से नहीं हिलता। लेकिन अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो उससे फल गिरने लग जाते हैं। तो यही बोला है कि पेड़ को हिलाने पर फलों का जो गिरना है वो क्या हो जाएगा? विराम का जड़त्व, या आप बोल सकते हो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, जो रोलर कोस्टर की जो शार्प स्टार्ट करने पर अचानक पीछे गिरना, जब रोलर कोस्टर है उसको स्टार्ट किया जाता है तो पीछे की तरफ गिरते हैं। घोड़े के दौड़ने पर सवार का पीछे गिरना, जब घोड़े पे बैठे रहते हो एकदम से चलता है तो आदमी एकदम से पीछे होता है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है ये चीज, क्योंकि आदमी तो रेस्ट पे था ना, जो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति था वो तो रेस्ट पे था, एकदम से चल पड़ा, तो उसी को बोला जाता है। तो समझ में आ गया?
उसके बाद है गति का जड़त्व। रेस्ट का जड़त्व समझ गए, विराम का समझ गए कि भाई एक चीज है वो विराम अवस्था में रहेगी, दूसरी चीज चलना स्टार्ट होगी दूसरी। और गति का जड़त्व यानी कि इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन का मतलब होता है गति। क्या है? किसी वस्तु का अपनी गति अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होना। जैसे कि किसी बस के अचानक रुकने पे आगे की ओर गिरना। बस चल रही है, ठीक है, वो गति कर रही थी लेकिन एकदम से रुक गई, तो रुकते ही आगे जाते हो। हरियाणा रोडवेज में बैठे रहते हो ना, और वो अपनी फुल स्पीड से चलाते हैं, ठीक है। हरियाणा की जो शेरनी है जो भागती रहती है और एकदम से ब्रेक मार दिया, क्योंकि वो एकदम से ब्रेक मारते हैं, जो हरियाणा रोडवेज पता ही होगा, तो एकदम से ब्रेक मारते तो आगे की तरफ भागते हैं, उसी को बोला जाता है गति का जड़त्व। ठीक है जी, इनर्शिया ऑफ मोशन उसको बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा? किसी भी बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिरना। दौड़ते घोड़े के अचानक रुकने पर सवार का आगे की ओर गिरना। उसमें क्या था कि घोड़ा विश्राम अवस्था में था और आदमी उसके ऊपर आराम से बैठा था, लेकिन एकदम से घोड़ा दौड़ने लग गया तो वो पीछे की तरफ चला। लेकिन अगर घोड़ा दौड़ रहा था लेकिन वो एकदम से रुक गया तो आदमी आगे की ओर चला। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। क्या डिफरेंस है? बिना सीट बेल्ट चालक है उसका उछलना। तो ये बात समझ गए होगे आप। तो दोनों में अंतर समझ गए, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। इसका मतलब है, जड़त्व का मतलब तो समझते हो, रुकना। जड़त्व का मतलब हो जाता है सिंपल भाषा में एक जगह पे रुक जाना, ठीक है। तो ये रेस्ट में है और ये क्या है? मोशन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इनसे क्वेश्चन सोल्व करोगे तब आपको समझ में आएगा कौन कौन सी चीजें मैं जो आपको बता रहा हूं उसको क्या कहा जाएगा। अब क्या है? दिशा का जड़त्व। रेस्ट का हो गया, मौसम का हो गया, अब दिशा का, ठीक है। क्या है? इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है जी, यानी कि दिशा, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन होगा। अब इसमें क्या है कि किसी वस्तु का अपनी दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होना। अब समझो इस चीज को, फिर आपको पता चलेगा कि दिशा का जड़त्व क्या होता है। वाहन तीखा मोड़ पर मुड़ता है तो अचानक चालक एक ओर झुकता है। जैसे ऐसे वाला मोड़ है, ऐसे वाला मोड़ होता है तो स्पीड में वाहन आ रहा होता है और जब ऐसे मुड़ता है तो आपने देखा होगा चला चला आप ऐसे झुक जाते हो, ठीक है। कभी इस साइड में झुक जाते हो, कभी इस साइड में झुक जाते हो, नहीं चलाते हो तो साइड में बैठे रहते हो। तो आपको पता होगा कि एक साइड में जो झुक जाना है उसी को बोला जाता है, कभी इस दिशा में कभी इस दिशा में। वो मोड़ के ऊपर डिपेंड करता है कि इस प्रकार का मोड़ हो रहा है या इस प्रकार का, ठीक है जी। इस प्रकार का होगा आप इधर की साइड में झुकोगे, इस प्रकार का होगा आप इस साइड में झुक जाओगे, उसी को बोला जाता है। अब संवेग क्या होता है जिसको मोमेंटम बोला जाता है? स्वेग मोमेंटम क्या होता है? देखिए क्या है, किसी गतिमान पिंड का एक गुण जो उस पिंड में उसके द्रव्यमान और गति के आधार पर होता है और जो पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका मतलब है जो संवेग होता है, मोमेंटम होता है, वो क्या होता है? मास इंटू में वेलोसिटी। मास इंटू में वेलोसिटी हो जाएगा। तो मास को द्रव्यमान बोलते हैं, वेलोसिटी का वेग हो गया यहां पर, और मोमेंटम का क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा। अब मास को m से नोट करते हैं, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, वेलोसिटी को v से, और जो संवेग होता है या मोमेंटम होता है उसको p से। ये एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं। जो जो इंपॉर्टेंट होगा वही मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा जो मोमेंटम है, संवेग है, वो एक सदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। और बस यही इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पूरी की पूरी पीडीएफ है वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझा देता हूं। उसके बाद आता है न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन के 3 नियम है, तो दूसरा नियम देखिए जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है। न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो क्या हो जाएगा? किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। जैसे कि समय के साथ रेखीय गति के परिवर्तन, इसको छोड़िए। अब देखिए क्या है कि इसका सिंपली याद कर लो, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो F बराबर ma, बस यही पूछता है। डायरेक्ट एचएसएससी ने पूछा था कि सेकंड फॉर्मूला क्या होगा,
जो न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम है उसमें क्या होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ma हो जाएगा। ये गुना की बात हो रही है, ठीक है। बस यही, बस इतना ही है, दूसरा वाला इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है, बल, ठीक है। तीसरा नियम है क्या, चलो तीसरे नियम के बारे में आगे बात कर लेंगे, नहीं भी आएगा तो भी बात कर लेंगे, ठीक है। रह तो नहीं गया इसमें कहीं, इसी में हो, दूसरा नियम है। चलो तीसरा नियम क्या होता है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, फोर्स होता क्या है उसके बारे में जानते हैं पहले। फोर्स के बारे में, बल, बल क्या है, एक सदिश राशि है, राशियों के बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। इसका SI मात्रक क्या है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसका SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन, जिसको N से लिखा जाता है, ठीक है जी। और जो CGS पद्धति है उसमें इसका मात्रक क्या हो जाएगा, डायन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायन हो जाएगा। FM में क्या होता है, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है, ठीक है। बस इतना ही। हाँ बस एक ये याद कर लीजिए कि एक न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 की पावर 5 डायन हो जाता है, ठीक है। एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन हो जाएगा। चलिए जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आएगा वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, बाकी चीजें हम करते रहेंगे। शक्ति क्या होती है, शक्ति सभी को पता होगा, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की जो दर होती है उसको शक्ति कहा जाता है। P बराबर W बटे में T। P क्या है, यहां पर पावर है, शक्ति है। W क्या है, वर्क है, कार्य है। T क्या है, यहां पर टाइम है। और ये वाट है, जूल पर सेकंड। इसके अलावा चलिए आगे देखते हैं। आप प्रेशर के ऊपर बात कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। क्या है कि दाब यानी प्रेशर क्या होता है, दाब या प्रेशर क्या होता है, देखिए किसी पृष्ठ पर लंबवतः लगने वाले बल को उस पृष्ठ के क्षेत्रफल से भाग देने पर दाब बनता है। यानी कि क्या है, देखिए P मतलब प्रेशर बराबर क्या होता है, F बटे में A, F बटे में A हो जाएगा। F क्या होता है, यहां पर फोर्स की कितना बल लग रहा है, A कितना, A क्या होता है, एरिया यानी कितने क्षेत्र पर लग रहा है। तो प्रेशर है, प्रेशर बराबर फोर्स बटे यहां पर एरिया हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि किसी पृष्ठ पर लंबवतः लगने वाले बल को उस पृष्ठ के क्षेत्रफल से भाग देने पर जो दाब प्राप्त होता है उसी को क्या कहा जाता है, प्रेशर कहा जाता है, दाब कहा जाता है, ठीक है जी। और वायुमंडलीय दाब, आप इसको, ये आपसे एग्जाम्स में नहीं पूछता, ठीक है। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी वस्तु के गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, गतिज ऊर्जा कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जिसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। और ये क्या होती है, ये याद रख लेना, 1/2 mv² होती है। काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है, 1/2 mv² हो जाएगा। m क्या होता है, यहां पर मास होता है, v क्या होता है, वेलोसिटी, वेग हो जाएगा, और इसकी पावर 2 हो जाएगी, ठीक है जी। और जो गतिज ऊर्जा होती है या काइनेटिक एनर्जी होती है उसको EK से डिनोट किया जाता है, यह भी अपने को ध्यान रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया न्यूटन का तीसरा नियम, क्योंकि तीसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या होता है। किसी वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर समान परिणाम का या विपरीत दिशा का होता है। यानी किसी को बोला जाता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है जी। या तो इक्वल होगी, बराबर होगी, या अपोजिट होगी, विपरीत होगी, ठीक है। जैसे रॉकेट चलने में जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो आगे की तरफ भी बल लगता है और पीछे की तरफ भी लगता है, ठीक है, वो आपने देखा होगा। बंदूक चलने में जब बंदूक चलाई जाती है तो आगे की तरफ गोली निकलती है, पीछे की तरफ झटका मारती है वो बंदूक, ठीक है। अगर जितनी ज्यादा बड़ी बंदूक होगी उतना ही ज्यादा बड़ा झटका मारेगी। आपने देखा होगा कि बड़ी बंदूक को यहां पर कंधे के पास लगाकर चलाया जाता है ताकि वो झटका सहन करने की क्षमता है, वरना हाथ भी टूट सकता है। तो इसलिए बंदूक चलाने में, नाव को चलाने में, जब नाव चलाई जाती है, ये जो चप्पू वाली नाव होती है उसको पीछे की ओर धकेला जाता है, तब जाके वो आगे की तरफ जा रही होती है। उसी को क्या कहा जाता है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ठीक है, जिसको लॉ ऑफ न्यूटन की
गति का तीसरा नियम बोला जाता है, लॉ ऑफ मोशन बोला जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होती है? क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन क्या होता है? देखिए क्या है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर समान परिणाम का या विपरीत दिशा में बल लगाती है। जैसे हम एक दीवार को धक्का देते हैं, ठीक है, दीवार को धक्का दे रहे होते हैं तो हमें दिखता तो नहीं है, लेकिन सेम हमारे ऊपर भी फोर्स लग रहा होता है। जितनी जोर से आप दीवार को धक्का दोगे आपके शरीर में भी लग रहा होगा। ठीक है, थोड़ी देर देख के देखना नहीं पता चल रहा है ना, तो आज थोड़ी देर दीवार को धक्का देके देखना, फिर आपके हाथों में दर्द होने लग जाएगा। तो उसी चीज को बोला जाता है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो द्रव्यमान केंद्र या गुरुत्व केंद्र क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र या गुरुत्व केंद्र क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसको सेंटर ऑफ मास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास होता क्या है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। किसी विस्तृत पिंड का वह बिंदु जिस पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है उसको द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है या सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। यानी कि ये जैसे पेन है, इसका एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर दोनों साइड ये बराबर होगा, उसी को क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ मास। जैसे कि ये रिमोट है तो इसका भी कहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा, यानी बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर दोनों साइड है वो बराबर हो जाए। ठीक है, बैलेंस जिससे बन जाता है उसी को बोला जाता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है जी। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है ना, अपनी तरफ चीजों को खींचती है। जैसे मैं ये पेन छोड़ूंगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है। और ये क्यों खींचा जा रहा है? क्योंकि यहां पर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है जी, गुरुत्वाकर्षण बल है। और इसका मान, इसको किससे लिखा जाता है? बड़े वाले जी से हम इसको लिखते हैं। और इसका मान क्या है, ये आपसे एग्जाम्स में पूछता है। तो इसका मान हो जाएगा 6.67 गुना में 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और किलोग्राम स्क्वायर। बस आप इतना याद रख लो, आगे न्यूटन मीटर स्क्वायर याद कर लेना। 6.67 गुना में 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने लिए इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। 6.67 गुना में 10 की पावर -11, ये याद कर लेना। पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? वो होता है 5.97 गुना में 10 की पावर 24 किलोग्राम होता है। ठीक है जी, द्रव्यमान मतलब मास, मास को किस में नोट करेंगे? किलोग्राम में, तो इसलिए किलोग्राम का यूज हो रहा है। 5.97 गुना में 10 की पावर 24 किलोग्राम। लेकिन ये वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है जी। और इसमें जो ये बड़े वाला जी का मान है, छोटे वाले जी का मान पूछेगा तो वो कितना हो जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो वो कितना होता है? 9.8। ये छोटे वाले जी का और बड़े वाले जी का 6.67 गुना में 10 की पावर -11। तो ये दोनों याद कर लेना, आपसे एग्जाम्स में पूछ रहा होता है। आगे बढ़ते हैं। दाब हमने पढ़ लिया, ठीक है। गति, अच्छा सेम ही लग गया। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है इसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। तो देखिए क्या है, चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी पर अपने गुरुत्वाकर्षण बल से संपूर्ण सतह पर में लहरें पैदा करते हैं, जिसे ज्वार कहते हैं। तो ये तो ज्वार आ गया, गुरुत्वाकर्षण बल समझ गए ना, जिससे पृथ्वी अपनी तरफ चीजों को खींचती है, उसको क्या बोला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज 1666 में सर आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। तो न्यूटन का नाम क्या है? आइजैक न्यूटन हो जाएगा। ठीक है जी। और ये कब की गई थी? जब उसने सेव को पेड़ से गिरते हुए देखा था कि पेड़ से सेव कैसे गिर रहा है, तो उसी को क्या बोला? गुरुत्वाकर्षण बोला। वैसे देखा बहुत सारे लोगों ने था, लेकिन इसने बना दिया भाई नियम। ठीक है। और देखिए क्या है, ये तो याद हो गया जी का मान आप सभी को। जी का मान किसके द्वारा ज्ञात किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है। तो जी का मान है हेनरी कैवेंडिश के द्वारा ज्ञात किया गया था, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ओके,
चलिए, पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, पृथ्वी की, ये आप देख सकते हो, है ना, बाई चांस आपके एग्जाम्स में आ सकता है, तो एक बार आप देख लेना इसको, ठीक है। कुछ था क्या? नहीं, ठीक है, ये वाला जरूर देख लेना, ठीक है, ये वाले देख लेना। पृथ्वी पर जी का मान इतना होता है, चंद्रमा पर जी का मान इतना होता है, सूर्य पर जी का मान इतना होता है। तो ये तीनों के तीनों, बाकी द्रव्यमान, त्रिज्या और जो जी का मान है और छोटे जी का मान, ये तीनों, चारों के चारों ये भी याद कर लेना। जी का मान तो हमने पढ़ लिया दोनों जी का, और कौन सा पढ़ा था? द्रव्यमान भी हमने पढ़ लिया। बस एक और पृथ्वी की त्रिज्या और देख लेना, 6.371 गुना में 10⁶ मीटर हो जाएगा यहाँ पर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है, अर्थात चंद्रमा पर वस्तुओं का वजन पृथ्वी पर उसके वजन का 1/6 होता है। अभी किसी शो में कौन गया था? कीकू शारदा गया था, तो उसने एक बात बोली थी, लोगों के देखने के नजर के ऊपर है, मेरा वजन भारी लग रहा है, चंद्रमा पर मेरा वजन कम लगेगा। ऐसा क्यों था? क्योंकि वजन का कितना हो जाता है? वो 1/6 हो जाता है, ठीक है जी, 1/6 हो जाता है। जंप है वो 6 गुना ज्यादा मार पाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। देखिए क्या है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई पर उछलेगा? तो कितना हो जाएगा? 0.25 मीटर, ठीक है जी, क्योंकि इसका 1/6 अपने को कर देना है। चलिए, ओके, बस अब क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। हाँ, ये और देख लीजिए, जो डायरेक्ट आपसे पूछता है, ये इसमें नहीं है, आगे है भाई। ये देखिए क्या है, एक तो प्लायन वेग देखिए, एस्केप वेलोसिटी किसको बोला जाता है, जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, एस्केप वेलोसिटी। किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से मुक्त होकर अनंत दूरी तक पहुंचने के लिए जितना न्यूनतम वेग चाहिए उसे क्या कहा जाता है? प्लायन वेग या एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलना है तो उसी को बोला जाता है प्लायन वेग। बात समझ में आ गई? प्लायन वेग और लिफ्ट कॉन्सेप्ट है, तो चलो छोड़ो ये। तो कक्षीय वेग देखिए, ऑर्बिट वेग, ऑर्बिट वेलोसिटी है जो कक्षीय वेग है। किसी पिंड को पृथ्वी के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में उपग्रह के रूप में घूर्णन करने के लिए जितना वेग चाहिए होता है उसको कक्षीय वेग कहा जाता है। यानी कि चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए जो वेग चाहिए होता है उसी को क्या कहा जाता है? कक्षीय वेग कहा जाता है। ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। और विभिन्न ग्रह के कक्षीय वेग आप यहां पर देख सकते हो जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। बाकी ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इस वाले क्वेश्चंस को आप सोल्व कीजिए। अब जो चीजें आपने सीखी हैं उन्हीं का इस्तेमाल कीजिए और आपको क्या करना है? इनको सोल्व करना है। क्या है? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव क्या कहलाता है? बताइए सभी स्टूडेंट बताएंगे आंसर। 1 सेकेंड, आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव है वो क्या कहलाता है? किसी वस्तु पर धक्का लगाया जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? धक्का लगने से क्या होगा? धक्का लगने से वस्तु है आगे पीछे ऊपर नीचे होगी। तो जब भी वस्तु आगे पीछे ऊपर नीचे होती है तो उसको क्या कहा जाता है? बताइए भाई, क्या कहते हैं उसको? उसी को तो हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था फोर्स के बारे में कि लगाएंगे तभी तो आगे पीछे हिलेगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल है, कॉन्टेक्ट बल है? ये आपको बताना है इनमें से कौन सा है वो संपर्क बल है। संपर्क बल जिसमें आपको संपर्क करना है, तो संपर्क कैसे करेंगे? मस्कुलर फोर्स से, तो पेशीय बल हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? पेशीय बल हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो बल का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन। अभी हमने पढ़ा था बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। दोस्तों के बीच संपर्क के कारण गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? अब ये देखिए, क्या दोस्तों के बीच संपर्क के कारण गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है?
गति का विरोध करने का मतलब क्या होता है? गति का विरोध करने का मतलब होता है गति को कम करना, गति को रोकना। तो जो दोस्तों के बीच संपर्क के कारण गति का विरोध, जैसे कि किसी चीज को आप धक्का दे रहे हो, ठीक है, तो उसकी गति में विरोध कैसे आएगा? विरोध का मतलब है गति को रोकना। कैसे होगा? जब नीचे फर्श पर घर्षण होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण, ठीक है। अगर घर्षण नहीं होगा तो आराम से चलता रहेगा, और घर्षण होगा तो फिर क्या हो जाएगा? जो गति है वो कम हो जाएगी, ठीक है, तो घर्षण हो जाएगा। दाब को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? दाब को प्रेशर, अभी हमने पढ़ा था। थोड़ा दिमाग लगाओ, अभी क्लास में सोल्व कर लो आंसर, ये समझ लो पेपर में ही आप कर रहे हो। तो दाब के बारे में हमने क्या पढ़ा था? दाब के बारे में क्या क्या पढ़ा था? सॉरी, हाँ, दाब के बारे में हमने क्या पढ़ा था बताइए? कि जो बल होगा उसको कितने एरिया पर, यानी कि फोर्स बट एफ बटे ए हमने पढ़ा था। एफ का मतलब फोर्स बल और ए का बटे एरिया, तो फोर्स बटे एरिया हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। फोर्स गुना नहीं, फोर्स बटे एरिया होगा कि कितना बल लग रहा है और कितने क्षेत्र पर लग रहा है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक, आप बताओ। दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक, थोड़ा भेजा इस्तेमाल कर लो। तो दाब को किस में मापा जाता है? पास्कल में मापा जाता है। दाब को किस में मापा जाता है? पास्कल में। एक बल क्या बदल सकता है? एक बल है, फोर्स है, वो क्या बदल सकता है? बताओ। फोर्स है, वो क्या बदल सकता है? तो फोर्स लगाएंगे किसी भी वस्तु के ऊपर, बल लगाएंगे तो क्या बदल देगा? तो उसकी चाल बदल सकता है, उसकी दिशा बदल सकता है, उसका आकार बदल सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा बल लगाएंगे उतनी तेजी से वो आगे बढ़ेगा, तो उसकी स्पीड यानी चाल बढ़ जाएगी। जिस दिशा में बल लगाएंगे उसी दिशा में चलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी इधर लगा रहे हैं तो इधर चलेगा, इधर लगाने लग जाएंगे इधर, इधर लगाने लग जाएंगे इधर, तो जिस भी तरफ लगाएंगे उधर ही चलना स्टार्ट हो जाएगा और आकार भी बदलता रहेगा। ठीक है जी, तो एक बल सब कुछ बदल सकता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बल असंपर्क बल है? असंपर्क बल कौन सा है बताओ? इनमें से बताइए असंपर्क बल कौन सा है? असंपर्क बल का मतलब है जिस बल में हम संपर्क नहीं करते, ठीक है जी, हम नहीं लगाते, जिसमें हमारा कोई संपर्क नहीं होता। तो मैंने बोला था जैसे ये पेन है, पेन को छोड़ा, हमारा संपर्क समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी बल लग रहा है, तो वो कौन सा बल है? वो है गुरुत्वाकर्षण बल। तो वो कौन सा बल हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहा जाएगा? दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल को क्या कहा जाएगा? बताओ क्या कहेंगे उसको? आवेशित वस्तुएं हैं तो उन पे लगेगा स्थिर वैद्युत बल। ठीक है जी, स्थिर वैद्युत बल लगेगा। ठीक है, आवेशित का मतलब क्या हो गया कि वो चार्ज हो गया, उनमें करंट बह रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो करंट है तो करंट वाला ही लगेगा, विद्युत। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसमें लगने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में दो समान बल कार्य करते हैं तो नेट बल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में दो समान बल कार्य करते हैं तो नेट बल क्या होगा? ये अपने को बताना है, नेट बल क्या होगा। अब देखो, जैसे कि कोई भी चीज है, उस पे आप इधर से बल लगा रहे हो, जोर लगा रहे हो कि उधर सरकानी है, ठीक है, और उधर से सेम जितना बल लगा रहे हो उधर से भी लग रहा है, तो क्या होगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई जो वस्तु है वो हिलेगी या नहीं हिलेगी? बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, क्योंकि बराबर फोर्स लग रहा है। ये शब्द बोला है ना, दो समान बल, समान मतलब बराबर, इधर से भी जितना लग रहा है उधर से भी उतना लग रहा है, तो वो हिलेगी ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? नेट बल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कैसे बदलता है?
जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते रहते हैं, जैसे अभी पृथ्वी से है, फिर छत पे जाओ, छत से फिर पहाड़ पे जाके देखो, पहाड़ से और ऊपर जाके देखो, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के देखो, उससे ऊपर जाके देखो, फिर पता चलेगा। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, वायुमंडलीय दाब में कैसा बदलाव आता है? तो वायुमंडलीय दाब जो प्रेशर होता है वो कैसे, भाई ये थोड़ी दूर तक ये प्रेशर फिर क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, घटने लग जाता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पे हम जाते हैं, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटने लग जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। एक तालाब की तली पर पानी का दाब सतह पर दाब की तुलना में कितना होता है? एक तालाब की तली पर पानी का दाब सतह की दाब की तुलना में कितना होता है, बताइए कितना होता है? मतलब कम होता है, ज्यादा होता है, समान रहता है, ये अपने को बताना है। बताइए बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तली का मतलब होता है नीचे वाले एरिया में, नीचे वाले एरिया में। तो आपने देखा होगा ऊपर है वो आराम से आप तैर पाते हो, जितना नीचे जाते हो उतना मुश्किल होता है। तो क्या हो गया कि सतह का दाब की तुलना में क्या होता है, तली पे अधिक होता है। क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और वैसे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, अब सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लास्ट तक जरूर देखना, भाग के मत जाना। रगड़ने के बाद एक गुब्बारा दीवार पर चिपक जाता है, किस बल के कारण? रगड़ने के बाद है एक गुब्बारा दीवार के ऊपर चिपक जाता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा रगड़ोगे गुब्बारे को तो दीवार पे चिपकाओगे तो वो चिपक जाएगा। इसके पीछे का क्या कारण होता है? तो इसके बाद देखो, जैसे समझाया था थोड़ी देर पहले कि हम उसको रगड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगा। याद करने का तरीका बताया था, करंट फ्लो होने लग जाएगा। जब करंट फ्लो होगा तो कौन सा लगेगा, विद्युत बल लगेगा। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, स्थिर विद्युत बल लगने वाला है। ठीक है, चार्ज करोगे तो स्थिर विद्युत बल लगेगा। अब चार्ज कैसे भी करो, चार्ज का मतलब होता है आवेशित करना। ठीक है, बल की प्रबलता को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो जो बल की प्रबलता होती है, जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स होती है, वो किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, यानी किसके द्वारा उसको एक्सप्रेस किया जाता है, ये अपने को बताना है, किसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, परिमाण। ठीक है, परिणाम नहीं है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड के द्वारा। किसके द्वारा, मैग्नीट्यूड के द्वारा। तो जो बल की प्रबलता होती है, जो बल की फोर्स की स्ट्रेंथ होती है, उसको परिमाण के द्वारा, परिणाम नहीं, परिमाण के द्वारा है, मैग्नीट्यूड के द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक कूली अपने सिर पर गोल कपड़े का गद्दा क्यों रखते हैं? एक कूली अपने सिर के ऊपर गोल कपड़े का गद्दा क्यों रखते हैं? जब घर वाले एक ट्रॉली मिट्टी की डलवा लेते हैं घर पे, तो उसके बाद क्या है, जब बोलते हैं घेरो, तो हम सर पे एक थोड़ी सी वो नहीं, कोई कपड़ा लेके इकट्ठा कर लेते हैं, वैसे ही ये जो कूली होता है वो भी इकट्ठा करके रखता है ताकि उसके सिर के ऊपर चुभे ना। अब इसका मेन रीजन क्या होता है वो अपने को बताना है। तो इसका मेन रीजन होता है कि अगर हम वो गद्दा लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। जो हमारे सर के ऊपर जो दाब लगने वाला था, प्रेशर लगने वाला था, जिसकी वजह से फिर शाम को सर दर्द होता, ठीक है, तो वो कम हो जाएगा। इसलिए दाब कम करने के लिए वो कपड़ा लगाते हैं। ठीक है जी, दाब को कम करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम जैसे कि सिर के ऊपर रखते तो जो सिर का ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, इधर वाला, इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता, लेकिन जैसे ही हमने वो पूरा गद्दा लगा लिया तो इतना चौड़ा हो गया वो, जिसकी वजह से क्या है, एरिया बढ़ गया, तो जिसकी वजह से, ठीक है, तो दाब को कम करने के लिए। आगे देखिए क्या है, यदि क्षेत्रफल घटता है लेकिन बल समान रहता है तो दाब कैसे बदलेगा? क्षेत्रफल घट रहा है, क्षेत्रफल कम हो रहा है, अभी जो चीज समझाई थी उसी का इस्तेमाल करो। यदि क्षेत्रफल घटता है लेकिन बल समान रहता है, मतलब जितना पहले लग रहा था उतना ही लग रहा है, तो दाब कैसे बदलेगा?
तो यानी कि ये समझ लो कि वो ऊपर वाला हटा दिया है, तो अब यहां पर एक हिस्से पे गिरेगा, तो एक हिस्से पे गिरेगा तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दाब क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। समझ के करो, बस इजी है, आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। याद करने वाली चीजें मैंने आपको याद करवा दी है, बाकी क्वेश्चन आसान है, बस समझ के आपको करना है। रटने वाले से काम नहीं बनेगा कि कुछ भी बदल के आपको दे सकता है। पेशीय बल किसका उदाहरण है? पेशीय बल किस चीज का उदाहरण है? अभी समझाया था, स्टार्टिंग में ही आया था। तो पेशीय बल क्या होता है? संपर्क बल होता है। ठीक जी, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। किस प्रकार का? कॉन्टैक्ट। भाई पेशीय बल समझाया था ना कि मस्कुलर फोर्स, यानी कि हम हमारी मस्कुलर का इस्तेमाल करेंगे तो हमें किसी चीज को संपर्क करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको कॉन्टैक्ट फोर्स या संपर्क बल बोला जाता है। पत्तियां, जो पत्ती होती है, फलों के जमीन पर गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? बताओ, बता दो, बता दो, मौज कर दो, बता दो। अरे सेब ऊपर से गिरा था, न्यूटन ने देखा था, तो उसने क्या कर दिया, गुरुत्वाकर्षण बल कर दिया। ठीक है, कि सेब, पत्तियां नीचे क्यों गिरती हैं, फल नीचे क्यों गिरते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण गिरते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है नीचे, क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। दरवाजा खोलना किस प्रकार के बल का उदाहरण है? बताइए, इसका इस्तेमाल करो, इसका इस्तेमाल करो, आंसर निकलेगा। अरे दरवाजा खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको संपर्क करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? संपर्क बल हो जाएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। एक छड़ चुंबक बिना छुए एक लोहे की कील को आकर्षित करता है, यह दर्शाता है। एक छड़ चुंबक, यानी कि जो चुंबक है ना, वो आपने देखी होगी, बचपन में खूब किया होगा। एक चुंबक है, उसकी तरफ एक कील है, तो वो एकदम से अट्रैक्ट करती है, यानी कि उसके पास नजदीक आ जाती है, उसको क्या कहा जाएगा? बिना छुए, छू नहीं रहे भाई, कील को नहीं छू रहे, टच नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उसके संपर्क में आ जाती है, तो उसको क्या कहा जाएगा? असंपर्क बल। क्योंकि बिना छुए जो हो रहा है, तो बिना छुए मतलब संपर्क नहीं कर रहे, तो संपर्क नहीं कर रहे तो असंपर्क हो जाएगा। तो कौन सा बल हो जाएगा? असंपर्क बल हो जाएगा। एक छड़ चुंबक बिना छुए एक लोहे की कील को आकर्षित करती है, तो उसको क्या कहा जाता है? असंपर्क बल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। गैसें बर्तन की दीवारों पर दाब डालती हैं क्योंकि, जो गैसें होती हैं वो बर्तन की दीवारों पर दाब डालती हैं क्योंकि। आप बताइए, क्योंकि क्यों डालती हैं? बताइए क्यों डालती हैं भाई? गैसें हैं वो बर्तन की दीवारों पर दबाव क्यों डालती हैं? क्योंकि जो गैसों के कण होते हैं ना, वो निरंतर क्या होते हैं? गतिमान होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो इसलिए जब भी उसको निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो वो दाब का काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा? उसके कारण निरंतर गतिमान होते हैं, इसलिए गैसें हैं वो बर्तन की दीवारों पर दाब डालती हैं। जैसे कुकर में आपने देखा होगा, तो वो चीज है। ठीक है, कुकर क्या हर चीज में ही होता है। घड़े को हमने ढक के रखा है और कुछ बना रहे हैं, तो उसमें जो गैस होगी वो दिक्कत करती है, दबाव डालेगी, और अगर दबाव वो नहीं निकल पाया, कुकर में तो प्रेशर से निकल जाता है, सीटी ऊपर हुई निकल गया, लेकिन अगर नहीं निकल पाया तो वो फट जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है? इनमें से आपको बताना है जो गति की दिशा के विपरीत कार्य कौन सा करता है, बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन से पहले आ चुका है, लेकिन उसमें लैंग्वेज अलग थी, इसमें लैंग्वेज अलग है। अब तो बता दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर अपने आप आ जाएगा। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा गति की दिशा के विपरीत, यानी कि गति की दिशा के विपरीत मतलब क्या हो गया कि भाई इधर बहुत तेज आदमी भाग के जा रहा था, लेकिन उसके विपरीत काम कर रहा है। उधर से आपने देखा होगा, आप बचपन में साइकिल चलाते थे, तो साइकिल चलाते थे, आगे की तरफ से क्या आ रही थी? हवा आ रही होती थी, तो वो आपके विरुद्ध हो गया ना, कि आपको रोकने का काम करता है, और जो रोकने का काम करता है उसी को क्या कहा जाता है? घर्षण कहा जाता है।
उसी को क्या कहा जाता है? फ्रिक्शन, घर्षण, कि जो आपकी गति को कम कर देता है या रोक देता है, उसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शन या घर्षण कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद इन क्वेश्चंस को आप गलत कर पाओगे, ठीक है? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता आप गलत कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते भाई। देखिए क्या है, एक बोतल में तली के पास छेद होने पर पानी का दाब क्या करता है? बताओ। एक बोतल की तली में, यानी कि जो बोतल का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, उसमें क्या है? एक छेद है। तो जो पानी का दाब है वो क्या करेगा, ये अपने को बताना है। पानी का दाब है वो क्या करने वाला है? तो अगर ऊपर वाला हिस्से में होता तो पानी है वो थोड़ी धीरे बहता है या थोड़ी देर के बाद रुकना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर तली के है यानी नीचे वाले हिस्से में है, तो जब तक पूरा पानी नहीं निकलेगा तब तक वो चलता रहेगा। और दूसरा, बड़ी तेजी से निकलेगा, क्योंकि नीचे की तरफ बहाव है और गुरुत्वाकर्षण बल भी उसे खींच रहा होता है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि तली के पास के छिद्रों से पानी है वो अधिक बल के साथ बहेगा। ठीक है जी, नीचे वाला है तो पूरा का पूरा पानी है वो जल्दी से खींचेगा, तो बड़ी तेजी से बहेगा, क्योंकि ऊपर से प्रेशर भी लग रहा होता है। यदि बल को दोगुना कर दिया जाए, ध्यान से पढ़ना, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तभी आप आंसर करोगे, वरना नहीं करोगे। ध्यान से बिना समझे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल सकता। यहां पे है बिल्कुल आसान। देखो, यदि बल को दोगुना कर दिया जाए, क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, तो दाब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अपने को बताना है। प्रेशर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स बटे में एरिया, है जी। अब फोर्स को क्या कर दिया? दुगुना कर दिया, तो F से क्या हो गया? 2F हो गया। और क्षेत्रफल को आधा कर दिया तो A बटे 2 हो गया, है जी। और इधर क्या है अपना? इधर अपना प्रेशर है, इधर अपना प्रेशर है। तो अब सोल्व कीजिए। बटे के बटे में होता है, ऊपर चला जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा? 2F गुना में 2 और बटे में A, तो कितना हो गया? 4। तो क्या हो जाएगा? 4F हो गया। अब हमसे क्या पूछा है? तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब मतलब अपने फोर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या हो गया भाई? F से क्या हो गया? 4F हो गया। कितना गुना हो गया? 4 गुना। तो कहां पर लिखा है? तो 4 गुना हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? बटे के बटे में होता है वो ऊपर चला जाता है, सभी को पता है। तो ये 2 ऊपर चला गया तो 4F हो गया। तो पहले F था, अब 4F हो गया। भाई F से 4F हो रहा है तो कितने गुना हो रहा है? 4 गुना। तो कितने गुना हो जाएगा? यही तो हमें बताना था। तो दाब है वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर खींचने वाले बल को क्या कहते हैं? सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर खींचने वाले बल को क्या कहते हैं? ठीक है, ये सभी स्टूडेंट है वो कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर है वो सभी स्टूडेंट बताएंगे। ठीक है जी, सबसे आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? असंपर्क बल है नहीं पूछा, नहीं है वो पूछा है। कौन सा पूछा है? नहीं है वो आपको बताना है। बताइए। असंपर्क बल नहीं है भाई। गुरुत्वाकर्षण बल है, असंपर्क बल है। चुंबकीय बल है, वो भी असंपर्क बल है, अभी हमने पढ़ा था। स्थिर विद्युत बल है, वो भी असंपर्कीय बल हो गया। घर्षण बल है वो असंपर्कीय बल नहीं होगा, क्योंकि घर्षण बल तभी काम करता है जब हम इस्तेमाल करते हैं, बल का इस्तेमाल करते हैं रोकने के लिए, संपर्क हम दिखाते हैं, तभी होता है ये। तो ये वाला क्या हो जाएगा? असंपर्कीय बल नहीं होगा। जब दो बल एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो नेट बल क्या होगा? दो ही बल एक दिशा में कार्य करते हैं, दिमाग लगाओ। अरे ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं। दो समान बल आमने सामने लगा रहे थे तब हमारा 0 था। इस बार क्या है कि दो बल एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो नेट बल क्या होगा ये अपने को बताना है। तो यहां पर ये बल नहीं बताया कि भाई पहला कितना है दूसरा कितना है, तो क्या हो जाएगा? दोनों बलों का योग।
भाई पहला जितना बल लगा रहा है उसको और दूसरे को जोड़ना है, क्योंकि एक ही तरफ लगा रहे हैं। जैसे आपने कभी गाड़ी को धक्का दिया होगा, किसी भाई के खराब हो गई होगी, तो पीछे से आप धक्का दे रहे हो, दूसरे से आपका साथी धक्का दे रहा है, तो वो आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है जी, तो दोनों का बल काउंट होगा, आपका भी और आपके दोस्त का भी। तो उसी को बोला जाता है, जब दो बल हैं एक दिशा में कार्य करते हैं तो नेट बल क्या होगा, दोनों बलों का योग हो जाएगा। ठीक है जी, दोनों बलों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये छूट गया था, है ना। देखिए क्या है, द्रव तरल दाब किस दिशा में लगते हैं। द्रव है या जो द्रल है, सॉरी द्रव है, द्रव या तरल लिक्विड जिसको बोला जाता है, वो दाब किस दिशा में लगाते हैं, ये अपने को बताना है। कौन सी दिशा में लगाते हैं, तो भाई ये हर दिशा में लगाएंगे, कोई रोकने वाला थोड़ी ना है, किधर भी लगा दो तो क्या हो जाएगा, हर दिशा में लगता है। ठीक है, केवल तली वाला मत कर देना कि सर जी तली में लगा, नहीं, हर दिशा में लगता है। जैसे पानी की बोतल है, वो ऊपर से अगर फूटी हुई है तो ऊपर से पानी निकलेगा, नीचे से है तो नीचे से, दाएं से है तो दाएं से, बाएं से है तो बाएं है, हर दिशा में होगा। ठीक है जी, तो सभी दिशाओं में हो जाएगा। और एक ये वाला क्वेश्चन और छूट गया था, चाकू धारदार और नकीले बनाए जाते हैं, नकुले, चाके धारदार और नकुले बनाए जाते हैं क्यों। चक्कू है, आपने देखा होगा, इधर से तो क्या होता है, धारदार होता है, इधर से क्या होता है, धारदार होता है, और आगे से क्या होता है, नकुला होता है, पैना होता है, छोटा सा हिस्सा होता है, पतला सा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि जब भी हमें कोई सब्जी काटनी होती है, जैसे तरबूज काटना है, तो तरबूज के ऊपर हम ये छोटे वाला हिस्सा रखते हैं और फिर पूरा घुमाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि छोटे से क्षेत्र के ऊपर दाब को बढ़ाने के लिए। भाई जैसे ये तरबूज था, यहां पर हमने रखा है, तो ऐसे अंदर डालते हैं और फिर ऐसे खींचते हैं हम, तो इसका मतलब है कि ये छोटा सा क्षेत्र था, उस पर हमने पूरा प्रेशर दे दिया, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अंदर चला जाता है और फिर हम उसको आराम से काट लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि छोटे क्षेत्र पर दाब को बढ़ाने के लिए, तो ये हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां से आपसे इतने ही टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, और जो चीजें मैंने याद करवा दी थी वो मैंने यहां पर दोबारा रिपीट नहीं करवाया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन समझ के आंसर करने वाले थे वो सारे मैंने करवाए हैं। ठीक है, बाकी जो जो चीजें मैंने आपको बताई थी ये याद करने वाली, ये सारी की सारी आप याद कर लेना। ठीक है, कि जी का मान क्या होता है, छोटे जी का मान कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके अलावा बड़े जी का मान हो जाएगा 6.67 गुना में 10 की पावर -11 nm स्क्वायर बटे में kg स्क्वायर हो जाएगा। और जो पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.97 गुना में 10 की पावर यहां पर 24 किलोग्राम हो जाएगा। तो ये वाले आंकड़े भी याद कर लेने हैं, सेंटर ऑफ मास भी समझ गए, तो बस इन्हीं का इस्तेमाल करना है, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे तो। और ये जितना भी है इस पूरे की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का भी मिल जाएगा, जिस पे भी आपको जुड़ना है आप जुड़ सकते हो। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलती है, ठीक है, छोटी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है वो इंस्टाग्राम पर मिलते हैं। बाकी जो मन करे आप देख सकते हो, जहां पर जुड़ सकते हो। ठीक है भाई, तो ये अपनी क्लास है वो जल्दी जल्दी मैंने समाप्त किया ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, लेकिन समझ में आ जाए, सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर पाओगे अब। और उम्मीद करता हूं याद भी हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चंस दिखेंगे तो आप आराम से कर लोगे। ओके, और कोई डाउट है, कुछ भी कहना चाहते हो, क्लास के बारे में कहना चाहते हो, कुछ सजेशन है तो कमेंट करके जरूर बता देना, नेक्स्ट वीडियो में उसको अप्लाई कर देंगे या बता देंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और राम राम सभी को।